हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास में जो है ओम्स लॉ जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, उसी को वेरीफाई करेंगे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। मतलब जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी किया हुआ है, कैसे कैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल सी हाउ पोटेंशियल डिफरेंस बाय आई इज इक्वल टू आर होता है। ये हमने ऑलरेडी किस में पढ़ लिया है? हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है और वो रिलेशनशिप क्या है? R इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, ये क्या बताता है कि द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज ऑलवेज, ओम्स लॉ क्या बताता है? रेशियो ऑफ वी एंड आई इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू आर। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अगर आपने उसको ईमानदारी से किया होगा तो ये रिलेशनशिप आपको अब तक याद हो गया। R इज इक्वल टू वी बाई आई, इसमें से और भी कुछ निकाल सकते हैं। व्हाट? आई इज इक्वल टू v by r और v is equal to I into r। ऑल दिस रिलेशनशिप और फॉर्मूलाज आप बोल सकते हैं जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करने के लिए यूज़ करते हैं ना। ये r इज इक्वल टू वी बाई आई ये होता है, इसको ही प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। नाउ इफ क्वेश्चंस कम इन योर बोर्ड एग्जाम लाइक एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, तो आपको फिर ऐसे ही जहाँ ऐसे यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ है ऐसे ही स्टेप बाइज आंसर लिखना है विथ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें बहुत ही इजी होगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, टू वेरीफाई द ओम्स लॉ वी नीड टू प्रूव दैट। अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट पोटेंशियल डिफरेंस विच इज वी डिवाइडेड बाय करंट विच इज आई फॉर अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर के ऊपर ये वेरिफिकेशन हम करेंगे। फॉर अ गिवन कंडक्टर से पीस ऑफ नाइक्रोम वायर इज अ कंडक्टर, ठीक है, which we call as resistance is constant. What we have to prove? We have to prove that V by I is constant. ठीक है, and we are using nicrometer here. तो फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलो टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो ये स्टेप्स हम इसमें फॉलो करने वाले हैं ना, एक एक करके सारा स्टेप्स एंड ये अरेंजमेंट मैं आपको समझाऊंगा कि एक सर्किट डायग्राम में क्या क्या है एंड कैसे इसका अरेंजमेंट किया गया है, देन कैसे इसका रिकॉर्डिंग्स लिया गया है एंड कैसे वेरीफाई किया गया है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। स्टेप 1 में बोला है सर्किट विल बी प्रिपेयर्ड एज शोन इन द फिगर। ऐसे एक सर्किट हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो घर पे भी आप ये बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमने नाइक्रोम वायर लिया है। ठीक है, नाइक्रोम वायर एक्चुअली क्या है? ये एक एलॉय है। ठीक है, एलॉय ऑफ, इसमें आप बोल सकते हैं निकल है काफ़ी मात्रा में, उसके बाद क्रोमियम है और भी अदर जो मेटल्स है वो इसमें मिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा निकल एंड क्रोमियम है, इसे नाइक्रोम इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल क्रोमियम मैंगनीज आयरन मेटल्स, हेंस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब एवरीबडी नोज दैट मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नाइक्रोम को जो है डिफरेंट तरह के मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है एंड दिस इज अ कंडक्टर, राइट। तो हमने एक नाइक्रोम वायर लिया है ऑफ एक्स वाई लेंथ, ठीक है, विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये हमारा नाइक्रोम वायर जिसका लेंथ है एक्स वाई, ठीक है, या फिर एक गिवन लेंथ हमने ले लिया से 0.5 मीटर। एंड एम मीटर, एक एम मीटर चाहिए। एम मीटर में हम क्या रीड करते हैं? यू ऑलरेडी नो, इन एम मीटर हम जो है करंट का रीडिंग रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, देन वी नीड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमको किस लिए चाहिए? वी नीड वोल्ट मीटर टू कैप्चर द रीडिंग ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, और 4 सेल हम लेंगे 1.5 वोल्ट ईच। तो क्या क्या हम ले रहे हैं? एक नाइक्रोम वायर ले रहे हैं ऑफ अ गिवन लेंथ, एम मीटर ले रहे हैं, वोल्ट मीटर ले रहे हैं और 4 सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक स्विच भी लेंगे, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। इसको हम क्या करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? स्टेप 2, फर्स्ट वी विल यूज ओनली वन। ये इस तरह से अरेंज करेंगे हम। देखिए, इसको अरेंजमेंट को मैं समझाता हूँ पहले। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको इन सीरीज कनेक्ट किया गया है। किससे? एम मीटर से कनेक्ट किया गया। एज यू ऑलरेडी नो, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसको फिर एक स्विच से लिया गया है, ये स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, एंड ये जो तुम रेजिस्टेंस है या फिर ये जो नाइक्रोम वायर है, ये जो कंडक्टर है, इसके एंड में एक वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। तो ये वोल्ट मीटर क्या बताएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा इस दोनों पॉइंट का, और ये क्या बताएगा? इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। नाउ यहाँ पे आपको 4 सेल दिख रहा है, ये 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। ये
इस तरह से कनेक्टेड है, ये प्लस का इधर माइनस का इधर, इस तरह से फेस है ये, ठीक है। इससे कोई मैटर नहीं करता, आप चाहे फेस उधर भी कर दीजिए, लेकिन जिधर भी करेंगे वो सब एक साथ हो। जैसे आप सेल किसी भी टॉर्च वगैरह में अरेंज करते हैं तो कैसे अरेंज करते हैं, ये ऐसा रहता है ना बैटरी, फिर इसका नीचे ये जो टॉप है, दूसरा बैटरी का टॉप इसके नीचे टच करता है, इस तरह से अरेंज करता है, तो वही है, ठीक है ना। तो जस्ट ये सेल का अरेंजमेंट है। नाउ हम क्या कर रहे हैं अभी, एक एक करके ध्यान दीजिए। फर्स्ट वी विल यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स ऑफ सर्किट। यहाँ पर जाके ये कनेक्ट नहीं कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये बैटरी का ये सेल का अरेंजमेंट रखा गया, लेकिन यहाँ पर देखिए वायर इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, मतलब सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले इसके साथ कनेक्ट किया, फिर 2 एक साथ लिया, फिर 3 एक साथ लिया, फिर 4 एक साथ लिया। ये जो है एक एक करके करेंगे, ठीक है, कि पहले 1 बैटरी का लेंगे, 2 बैटरी का लेंगे, 3 बैटरी का लेंगे एंड 4 बैटरी का लेंगे। तो फर्स्ट विल यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स इन द सर्किट। तो पहले हम जो है यहाँ से कनेक्शन को कर रहे हैं, ये इसको यहाँ से कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए ये एमीटर है, मैं फिर से कर देता हूँ, ये है वोल्ट मीटर, ये हमारा कंडक्टर है या नाइक्रोम वायर आप बोल सकते हैं, और ये सर्किट, ठीक है। ये स्विच है, जो कि स्विच क्या दिखा रहा है, ये क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, क्योंकि क्लोज होने से ही सर्किट जो है कंप्लीट होगा। ना एक एक करके हम यूज़ करें। पहले हमने बैटरी वन मतलब सेल, एक सेल का यूज़ किया, ये हो गया सर्किट, ठीक है। एक सेल का जब यूज़ किया तब ये सर्किट के अंदर पे नहीं है, ये सर्किट है। एक सेल में करने के बाद हमने क्या किया, इसमें रीडिंग रिकॉर्ड करेंगे कि एमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है एंड वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग शो कर रहा है। फिर उसी तरह से हम इसको हटा के 2 को कनेक्ट करेंगे, एक साथ 2 को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब सर्किट में ये 2 हमारा सेल आ गया, ये कॉम्बिनेशन जो है 2 सेल का हो गया, ठीक है। फिर उस तरह से 3 करेंगे, फिर अल्टीमेटली 4 करेंगे। तो हर एक का कुछ ना कुछ अलग रीडिंग एमीटर में आएगा, कुछ ना कुछ अलग रीडिंग वोल्ट मीटर में आएगा। उसको हमको क्या करना है, हर एक स्टेप में रिकॉर्ड करना है। देखिए स्टेप 2 में हमने एक को कनेक्ट किया था, स्टेप 3 में नेक्स्ट वी विल कनेक्ट 2 सेल्स इन द सर्किट एंड नोट एंड रेस्पेक्टिव रीडिंग्स ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। स्टेप 4 में वी विल रिपीट द अबव स्टेप्स यूजिंग 3 सेल्स देन 4 सेल्स इन द सर्किट सेपरेटली। ये हमने किया, पहले हमने इसका अरेंजमेंट किया, एक सर्किट को बनाया, उसके बाद जो भी सेल हमने यहाँ पे रखा है उसको एक एक करके कनेक्ट किया एंड डिफरेंट रीडिंग्स, 4 रीडिंग्स हमने ली। एक एमीटर से लिया और एक वोल्ट मीटर से लिया। एमीटर से क्या आ रहा है, करंट का रीडिंग, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और वोल्ट मीटर से क्या आ रहा है, हमारा वोल्ट मीटर से आ रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नाउ स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं, हम सभी रीडिंग्स का जो है, सभी सेल का हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V/I ये वाला रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। जो ओम्स लॉ होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। नाउ सी, ये टेबल भी उसी के हेल्प से, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आप जब मतलब आंसर लिखेंगे इस तरह का, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई ओम्स लॉ, तो ये जब एक्सपेरिमेंट को आप लिखेंगे तो ये टेबल भी आपको वो साथ में देना होगा वेरीफाई करने के लिए। तो इस टेबल को भी आपको एक तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्या क्या रीडिंग्स आप लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बैठ के आप सोच नहीं सकते, उसमें टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल है। नंबर पहले हमने एक सेल यूज़ किया था, एक सेल जब यूज़ किया था तो हमने पाया कि उसमें से 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है एंड वोल्ट तो 1.5 है, क्योंकि एक बैटरी हम यूज़ कर रहे थे ना, एक बैटरी का 1.5 वोल्ट वो हमने लिया हुआ है उस तरह से। 2 बैटरी जब करेंगे तो वो 3, उसके बाद जब 3 हम सेल यूज़ करेंगे तो 4.5, जब 4 सेल यूज़ करेंगे तो 6। एक को सेल बोलते हैं और 2-3 सेल एक साथ हो जाएगा तो बैटरी हो जाता है एक्चुअली। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यू ऑलरेडी नो दैट करंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, मतलब 1 सेल देन 2 सेल देन 3 सेल देन 4 सेल, वैसे वैसे फ्लो ऑफ करंट भी सर्किट में से बढ़ता गया। पहले 2 था एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जैसे ये हमारा डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, है ना। मतलब ये जितना टाइम बढ़ता है ये भी उतना टाइम बढ़ता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ 3 टाइम 1.5 से ये 4.5 हो गया, ये 2 से 6 हो गया, देन 1.5 से 6 हो गया, तो ये 2 से 8 हो गया। तो ये हमारा करंट का रीडिंग हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अभी हमको क्या करना है, हर एक स्टेज का V/I निकालना, दैट मीन्स 1.5/2। तो 1.5/2 अगर आप करके देखना चाहते हैं, जिसको पता है डायरेक्टली वो 0.75 होता है, अगर आप खुद करके देखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1.5 2 से डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट इधर आ जाएगा, देन 2 7 जा 14, पॉइंट से 0 आता है,
2 5 जा 10 आया ना 0.75। उसी तरह से 3/4 जब करेंगे इसका भी 0.75 आएगा। 4.5/6 जब करेंगे इसका भी 0.75 आएगा। 6/8 जब करेंगे इसका भी 0.75 आएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड करंट है उसका जो रेशो होता है किसी भी कंडक्टर का गिवन सर्किट में वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस करंट अगर चेंज हो भी रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, नाउ सेम चीज़ को हम वी आई ग्राफ करके, अगर आपको बोला है कि वी आई ग्राफ करके एक्सप्लेन करने को, तो सेम चीज़ को आप वी आई ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी आई ग्राफ मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस एक एक्सेस में और एक एक्सेस में करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 1.5 जैसे आप मैथमेटिक्स में करते होंगे, पॉइंट्स लोकेट करके उसके बाद लाइन ड्रॉ करना, वैसे इन पॉइंट्स को लोकेट करके आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर वो जो ये जो पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे उसका जो लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है ना, ठीक है, बीचों बीच, तो फिर आपका क्या होगा, ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। वो ये बताएगा कि कांस्टेंट है रेशो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, हमने वाई एक्सिस में शो किया है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को, एंड एक्स एक्सिस में शो कर रखा है करंट को। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 है, करंट कितना है 2 है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, ये हमारा 1.5 है, करंट यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 3 है तब करंट कितना है 4। जब पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 है, करंट कितना है 6। जब पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, मतलब ये इसका बात कर रहा हूँ मैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस 6 है तब करंट कितना है 8। तो ये सारे पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन हुआ जो कि एकदम बीचों बीच से पास कर रहा है। ठीक है ना, तो हियर वी ऑब्जर्व दैट वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस द ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ऐसे ही बनेगा, आप दूसरा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। कोई भी आप वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है लाइन ऐसे नहीं बनेगा, लाइन ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज कर, तो इस तरह से ही ये जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन भी हमारा ऐसे ही बनेगा। तो इस ग्राफ को भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बनाने के लिए, ताकि जब एग्जाम में आए आप तुरंत बना पाए। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये वैल्यूज आप इसको प्लॉट कीजिए, देखिए ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है कि दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तब वो आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए खुद से बोला जाएगा, तब आप टेबल क्या वहाँ पे सोच सोच के बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करके रखना होगा कि अगर एग्जाम में आए तो मैं तुरंत बना दूँ, इस तरह से। ठीक है, नाउ ओम्स लॉ एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ये भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कैसे हम जो सब्सटेंस को है गुड कंडक्टर, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसमें उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ना। गुड कंडक्टर सुन के आपको अभी तक आदत हो चुका है कि किसी भी चीज़ का गुड कंडक्टर होना मतलब, अगर हम हीट का गुड कंडक्टर बोलते हैं तो दैट मीन्स उसमें से हीट आराम से पास करता है। सेम वे इफ़ वी आर सेइंग दैट अबाउट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर पाएगा, दैट्स इट। सो गुड कंडक्टर द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस एंड करंट का क्या जो है ये समझ लेना कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो है दोस्ती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन रेजिस्टेंस एंड करंट का जो है 36 का आंकड़ा है, कहाँ जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट नहीं रहेगा। ठीक है, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ फिर करंट होगा। तो यही है, गुड कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है या फिर ना के बराबर या नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस नहीं होने की वजह से करंट उसमें से आसानी से फ्लो कर सकता है, एंड एज बिकॉज करंट आसानी से फ्लो करता है तो इसलिए हम उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन या फिर मीनिंग में भी उसको वही लिखा है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर allows the electricity to flow through it easily. Electric wires are made up of copper and aluminum. आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स घर पे देखा होगा, वाइट कलर का या फिर गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर का है तो कॉपर है, वाइट अगर है तो या तो एल्यूमिनियम है, एंड पॉसिबल है कि सिल्वर का भी हो। ठीक है, तो यही सब इवन रास्ते में भी आप जो देखेंगे वायर है वो वाइट कलर का आपको दिखता होगा थोड़ा, है ना। तो दैट इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम या सिल्वर को यूज़ किया जाता है। दे आर द बेस्ट कंडक्टर आप बोल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ रेजिस्टर्स एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है,
जिसमें कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं एज कम्पेयर टू गुड कंडक्टर, ठीक है। द alloys like nichrome, manganine and constantan have high resistance and they come under the category of resistors। तो आपने वो अभी तो वाइट कलर का बल्ब होता है, अपने पुराना जो बल्ब येलो होता था उसमें देखता है कि अंदर पे एक तार जलता रहता है ना, आपको पता है कि उसको क्या कहा जाता है, उसको टंगस्टन कहा जाता है। वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसमें हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से जब उसमें से करंट जाता है तो करंट को रोकने का कोशिश करता है, एंड उस रोकने का कोशिश में वो बहुत ज़्यादा हीट एंड उस लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिससे चारों ओर जो है रोशनी होता है। आप उस तरह उस बल्ब को, किसी ने अगर देखा होगा, वो बल्ब हाथ से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज उसका रेजिस्टिविटी हाई है, करंट जब उसमें से फ्लो करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट और एनर्जी है, क्योंकि करंट को वो रोकता है, एंड रोकने की वजह से जो करंट है वो हीट एंड एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली, इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से करंट पास कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हैव हाई रेजिस्टेंस एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेजिस्टर्स। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स ये हो गया आपका इरेजर, रबर, मतलब लकड़ियाँ, ऐसा चीज़ जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास ना करे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं पर, बहुत जगह पर इलेक्ट्रिशियन को जो है रबर ग्लव्स पहन के, वो मतलब जो प्रोफेशनल है वो रबर ग्लव्स पहन के काम करते हैं, और वो रबर ग्लव्स पहन के एकदम जो लाइव वायर है उसको भी टच कर लेते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने जो रबर ग्लव्स लगाए हुए हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका रेजिस्टिविटी इतना है ये कि उसमें से थोड़ा सा भी करंट जो है पास नहीं कर सकता, इसीलिए उनका नाम है इंसुलेटर्स। अगर वो रबर रेजिस्टर्स होता तो वो पहन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर करंट ना भी लगे तो उनको हीट इतना तुरंत पैदा हो जाता है कि वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम आयरन करते हैं, उसके बाद हीटर यूज़ करते हैं घर में, तो उनमें जो है इस तरह का रेजिस्टेंस को यूज़ करके उसमें हीट पैदा किया जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस विच हैज़ इन्फिनिटली हाई रेजिस्टेंस, इसलिए देखिए इंसुलेटर्स में ये बोला गया, ये टर्म को यूज़ किया गया, इन्फिनिटली हाई रेजिस्टेंस is insulator, and insulator does not allow electricity or current to pass through it, and electrician uses rubber gloves while doing electrical work because rubber is an excellent insulator and saves the electrician from electric shocks. Wood is also an insulator, your pen is also an insulator, your copy is also an insulator, ठीक है ना। सो इस टॉपिक को देखिए, थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी का जो अगला टॉपिक है आपके बुक में उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए एक एक करके मैं छोटा छोटा करके टॉपिक को बांट के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार में चीज़ें आपको खिलाई जाए तो क्या हो सकता है कि कुछ भी अच्छे से ना आप हजम कर पाएँ, तो थोड़ा थोड़ा के हजम करवा रहे हैं ताकि चीज़ें जो है आपके दिमाग में, आपको टाइम भी मिले। जैसे मैंने ये पढ़ा दिया आपको तो ख़त्म नहीं हो गया, अब एक आध 2 दिन जो भी टाइम मिलता है अगले क्लास तक इसको आप अच्छे से गो थ्रू करना है, आपकी कॉपी में नोट्स बनाना है आपको। इस तरह से होता है पढ़ाई का तरीका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।